हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको CBSE द्वारा रिवाइज सिलेबस के विषय में जानकारी दी थी। आपको बताया था कि कैसे आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, कैसे आपके चैप्टर्स में से कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है और कौन कौन से मेन टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं और आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको उनके बारे में अच्छे से जानना है, उनको समझने का प्रयास करना है ताकि आने वाले वक्त में जब भी एग्ज़ाम को आप फेस करो तो आप बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सको। तो प्यारे बच्चों, अब जो भी वीडियोस हम बनाएंगे वो सभी CBSE के द्वारा रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो वीडियो बनाई जाएगी। और आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। राइट। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए, उनकी डिस्कवरी हुई, लेकिन उन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यदि हमें उनकी बेसिक प्रॉपर्टी पता है एलिमेंट्स की, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिया हुआ एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। राइट। So these are some examples of metals like iron, aluminium, silver and copper, and some examples are for non-metals hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen. So these are the example of non-metals and metals. तो बच्चों, ये तो थे एग्जाम्पल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बच्चों, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम ये जान सकते हैं कि दिया हुआ एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। सो ये जो चार्ट आपके सामने है बच्चों, ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसी चार्ट के बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में डिफ्रेंशिएट उनको कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को। बच्चों, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स को। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों लस्टर। सो लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर हम ये जान सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या हैं। जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है क्या वो मेटल है या नॉन मेटल, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी सरफेस पर शाइन होती है। जैसे कि जनरली मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, सो मेटल्स की सरफेस, आउटर सरफेस शाइनिंग होती है, इसीलिए ये लस्टर प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है। बट नॉन मेटल्स की यदि हम बात करें, सो दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, सो ये लस्टर प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। और उसका एग्जाम्पल भी इसमें आपको दिया हुआ है आयोडीन का। राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये होती है हार्डनेस, कठोरता। जनरली हम ये मान सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, और उसके अपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन बच्चों, ये प्रॉपर्टी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही केसेस में, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही केसेस में एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक ऐसे केसेस हैं जो कि मेटल होते हुए भी नॉन मेटल जैसी रिएक्ट करते हैं, और कुछ नॉन मेटल होते हुए भी मेटल जैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एक्सेप्शनल केस है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये हैं तो बच्चों मेटल, लेकिन दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ। तो ये जो प्रॉपर्टी है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम की, ये मेटल होने के बावजूद ये हार्ड नहीं होते, बल्कि ये सॉफ्ट होते हैं और इनको ईजिली चाकू से काटा जा सकता है। उसी तरह बच्चों डायमंड देखो, नॉन मेटल्स में डायमंड कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड, जो कि है तो नॉन मेटल, बट दिस इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये दुनिया में सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस को माना जाता है, जो कि हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली होती तो मेटल्स की है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें यदि डायमंड की, तो डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हार्डेस्ट है। राइट। तो इसलिए ये हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई मैंने। अब आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट, अवस्था। बच्चों जनरली सॉलिड्स
फॉर्म में पाई जाती हैं मेटल्स और सॉलिड एंड गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। सो इसमें एक एक्सेप्शनल केस देखो बच्चों मेटल्स में कि मेटल्स जनरली होते तो सॉलिड हैं, लेकिन मरकरी, पारा एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। और ऐसे ही बच्चों नॉन मेटल में भी एक ऐसा एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल्स बेसिकली सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसलिए ये दोनों के दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, ब्रोमीन नॉन मेटल में एंड मरकरी मेटल में, राइट। अब सबसे नए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है बच्चों मेलिएबिलिटी। फोर्थ पॉइंट देखो, मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी भी सब्सटेंस को यदि हम हथौड़े से पीटें और पीट कर उसको थिन शीट में यदि कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। बच्चों ये जो नाम दिए हुए हैं ना बच्चों प्रॉपर्टीज़ के, लाइक मेलिएबिलिटी और आगे आप देखोगे डक्टिलिटी, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए प्रॉपर्टीज़ के, और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं ये आपको पता होने चाहिए। नाम के साथ साथ इनके गुण क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेलिएबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मेलिएबिलिटी इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू विच वी कैन beat any substance or you can say the metal into thin sheet। हम किसी metals को पीट कर thin sheet में convert कर सकते हैं एंड ये प्रॉपर्टी कहलाती है malleability। बट ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती, राइट। और यहाँ पर मेटल्स में देखो बच्चों गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। ये भी याद करने वाली बात है बच्चों, यदि पेपर में आ जाए कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन से हैं, वो कौन से हैं बच्चों? गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर? तो बच्चों आगे चलते हैं अब हम। प्रॉपर्टी नंबर 5 डक्टिलिटी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉपर्टीज़ को नेम के साथ भी आपको याद करना है और उनके गुण भी आपको पता होने चाहिए। तो डक्टिलिटी एक इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बट नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेटल में ही पाई जाती है क्योंकि हम मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6th प्रॉपर्टी देखो बच्चों, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जैसे कि जनरली हमको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी है जो कि आपको जाननी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट का। नॉन मेटल में देखो बच्चों ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी बच्चों उसकी प्रॉपर्टी मेटल वाली होती है क्योंकि मेटल क्या करता है, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इसकी प्रॉपर्टी एक मेटल की तरह होती है बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है सेल्स एंड बैटरीज बनाने में क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर माना जाता है। और यदि आपसे बात की जाए मेटल्स की तो मेटल्स में कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट माने जाते हैं, वो होते हैं बच्चों सिल्वर एंड कॉपर। ये पॉइंट याद करने वाला है बच्चों, पेपर में आ जाता है। और ऐसे ही लेड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें कि आपको गुड और बैड कंडक्टर आपको पता चल गए और साथ ही साथ ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें मेटल वाली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह बच्चों 7th प्रॉपर्टी देखो डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी होता है घनत्व। मेटल्स में जनरली डेंसिटी बहुत हाई पाई जाती है। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बट नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दे रखा है बच्चों, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स में देखो बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स बट दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि होना चाहिए हाई, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। अगला देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी सोनोरस। बच्चों सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब किसी सब्सटेंस को हम हिट करते हैं या किसी दूसरे सरफेस से टकराते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो मेटल प्रोड्यूस अ सोनोरस
ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जब हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर मारते हैं या टकराते हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें साउंड सुनाई देती है। बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स में से ऐसी सोनोरस वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। और 9th प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के विषय में समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर पाए जाते हैं। उनकी अवस्था, उनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, वो बेसिक नेचर के होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के पाए जाते हैं। राइट। तो बच्चों, ये थी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके बिहाफ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिया हुआ एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। अब हम जानेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी और हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के विषय में। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में दी हुई है रिएक्शन विद एयर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ए पॉइंट देखो बच्चों, रिएक्शन विद एयर। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बच्चों, जितने भी मेटल्स हैं वो जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एयर में होता है बच्चों ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, दे आर बेसिक इन नेचर। और उसमें एग्जांपल्स बच्चों आपको दिए हुए हैं, जैसे कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो कौन सा ऑक्साइड मिलता है हमें? कॉपर ऑक्साइड। और ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इन मेटल्स को जब भी हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें मिला मेटल ऑक्साइड। राइट। अब डिफरेंट मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन भी अलग अलग होती है। मैं आपको बताता हूं बच्चों कि जितने अलग अलग मेटल्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्ट करवाया जाए उनको तो उनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इन प्रॉपर्टीज़ को अब हम जानेंगे। जैसे पहले देखो बच्चों, सोडियम एंड पोटेशियम, they react so vigorously that they catches fire if they kept in open, so they are kept immersed in kerosene। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो कि अगर हम ओपनली रख दें, फ्री एयर में यदि उनको रख दिया जाए तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उनको आग से बचाने के लिए हमें उसको किस में रखना पड़ता है? केरोसिन में। राइट। तो बच्चों, इसी प्रॉपर्टी की वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है ताकि उनको आग लगने से बचाया जा सके। आगे देखते हैं बच्चों, surfaces of magnesium, aluminum, zinc and lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। बच्चों, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये ऐसे मेटल्स हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना? क्योंकि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड तो बनता है ना। तो जो मेटल ऑक्साइड की लेयर इन मेटल्स के ऊपर बनती है वो प्रिवेंट करती है इन मेटल्स को दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए। तो जब इन मेटल्स पे एक बार ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसलिए बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए इस पॉइंट को। आगे देखो बच्चों, Fe, आयरन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली। बच्चों, आयरन को यदि हम जलाना चाहें तो नहीं जलता, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, जो लोहे का चूर्ण होता है, वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। ये भी एक गुण है आयरन का, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि आयरन में आग नहीं लग सकती, लेकिन आयरन के चूर्ण में और आयरन का जो पाउडर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। उसी तरह बच्चों हम देखेंगे कॉपर के बारे में कि कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज़ कोटेड विद ब्लैक एंड कॉपर ऑक्साइड। बच्चों, कॉपर भी कभी आग नहीं पकड़ता, लेकिन यदि कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं या फिर कॉपर में आग लगाने की कोशिश करें तो उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि इसको फर्दर जलने से या फिर ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। क्लियर बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। बच्चों, इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है।
सिल्वर एंड गोल्ड, Au एंड Ag। Au होता है बच्चों गोल्ड और Ag होता है सिल्वर। सो दीज आर द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। तो वो कौन से मेटल्स होते हैं बच्चों? गोल्ड एंड सिल्वर, Au एंड Ag। नेक्स्ट देखो बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है, किसी भी मेटल का वो ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और दोनों के साथ रिएक्ट कर कर जो प्रोड्यूस करता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसीलिए उन ऑक्साइड्स को, उन मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, बिकॉज ये मेटल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट कर कर सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों इसमें एग्जांपल है, सबसे मेन एग्जांपल है इसमें एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखो बच्चों कि जब मेटल ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ये देखो बच्चों, Al2O3 प्लस में 6HCl। जब Al2O3 को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बनता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इसी मेटल ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाया जाता है किसी बेस के साथ जो कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक सॉल्ट है और साथ ही साथ H2O वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। तो दोनों ही केसेस में बच्चों आपने देखा कि जब भी इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इस मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड से और बेस दोनों से रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों ही केसेस में हमें सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बच्चों, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों ये। ठीक है, और अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों हम, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? बच्चों जब मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड मिलता है हमें, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और आगे देखो, जब बच्चों मेटल ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मेटल को वाटर से रिएक्ट कराने से मिलता है हमें मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाने से पानी के साथ हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मेटल का और वाटर के रिएक्शन का, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक बच्चों छोटा सा चार्ट आपके सामने दिया हुआ है मेटल्स का, कि मेटल्स स्टीम के साथ कौन सी रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करते, वो होते हैं लेड, कॉपर, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। कौन से मेटल ऐसे हैं जो कि ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं बच्चों सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और कौन से ऐसे हैं जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो होते हैं बच्चों मैग्नीशियम। तो बच्चों आपको ये छोटा सा चार्ट आपको दिया हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे सोडियम को पानी से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है NaOH और H2 गैस, और साथ में हीट निकलती है। उसी तरह कैल्शियम को जब पानी से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह बच्चों मैग्नीशियम का दे रखा है एग्जांपल, मैग्नीशियम को पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम को जब हम वाटर से ट्रीट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और आयरन को जब पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है फेरस ऑक्साइड Fe3O4। क्लियर। तो बच्चों ये एग्जाम्पल्स थे जो कि पानी से रिएक्ट करते हुए ये जो मेटल्स हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन ऑक्साइड बना रहा है, कौन हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये हमें पता चल जाता है। क्लियर बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, डाइल्यूट एसिड। बच्चों जब भी किसी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हमें सॉल्ट मिलता है और
हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जब भी मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये पता आपको होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। और बच्चों इसमें एक चीज़ और बता रखी है, कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इस बारे में, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। एग्जांपल को देखेंगे बच्चों, जैसे आयरन को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, FeCl3 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे मैग्नीशियम को एसिड के साथ कराते हैं तो भी हाइड्रोजन, जिंक को करवाते हैं HCl के साथ तो भी हाइड्रोजन। मतलब जितने भी मेटल्स हैं उन सब को जब हम किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। ये देखो बच्चों, सारी हर केस के अंदर देखोगे आप, सब में हाइड्रोजन गैस निकलती ही निकलती है, राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, सॉल्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझने का अच्छे से प्रयास करोगे। बच्चों जब किसी मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में कई बार क्या होता है कि जो मेटल हमने डाला वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन के दूसरे मेटल को हटा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है और ख़ुद जाके उस सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है। मींस इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में आता है। जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, डाला जाता है, तो जो नया सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है वो उस मेटल का होता है जो कि हाईली रिएक्टिव था, जिसने कि लेस रिएक्टिव वाले को वहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद जाकर उस सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको बाहर कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे मेटल ए ने मेटल बी वाले सॉल्यूशन में से मेटल बी को उसको रिप्लेस कर दिया और खुद जाकर उसकी जगह जुड़ गया। क्लियर। तो बच्चों ये होता है रिप्लेस करना और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में बच्चों। ये देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। बच्चों आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है उस कॉपर से। आयरन इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट में से उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद जाकर जुड़ जाता है और बन जाता है FeSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसने और खुद जाकर उसमें ऐड हो जाता है और हो जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, राइट। और बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि इसको यदि हम जान लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि कोई मेटल दिए हुए सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव होगा ना वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि इस आयरन ने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया उसको वहाँ से और खुद जाकर FeSO4 सॉल्यूशन बना लिया। उसी तरह से बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो बच्चों, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते समय रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट बताया गया वो है K, पोटेशियम, देन उसके बाद Na, सोडियम, देन कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, देन सिल्वर और सबसे लास्ट सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड, और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम। ये चीज़ आपको, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और बच्चों इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। अब ऊपर से नीचे जाते जाते ये रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लीस्ट रिएक्टिव पर ये सीरीज़ पहुंच रही है। तो बच्चों ये आपको पता होना ज़रूरी है कि जो जितना हाईली रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करके उसके सॉल्यूशन में खुद ऐड हो जाएगा, जैसे कि आयरन ने इस कॉपर के साथ किया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बच्चों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो गई तो आने वाले क्वेश्चंस में आप ये बता सकते हो कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे बच्चों मान लो, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ कि अगर ये जो एक रिएक्शन था
Fe प्लस में CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस में Cu। अगर मान लो इस Fe की जगह मैं Cu कर दूं और CuSO4 में Cu की जगह Fe कर दूं तो क्या होगा? मीन्स अगर मैं बोलूं Cu प्लस में FeSO4 तो क्या ये रिएक्शन होगा? Cu प्लस में FeSO4 क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों, इस सीरीज़ को ध्यान से देखो। आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको कॉपर डिस्प्लेस तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए Cu प्लस में FeSO4 कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर उस आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए वो रिएक्शन कभी नहीं होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा? बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। बच्चों, ये 9th क्लास में आपको वैलेंसी और शेल कंप्लीट करने के बारे में आपको समझाया था मैंने। तो बच्चों, यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, वो हमेशा एक स्टेबल पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा एक्स्ट्रा, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट चाहेगा कि अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे। और जो ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अपना ऑक्टेट शेल पूरा करने में, अपना ऑक्टेट लेवल पूरा करने में यदि किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से लेकर अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा, जैसे कि पहले वाले मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे के किया, राइट। बच्चों, आपको मैंने बताया था एनायंस और कैटायंस के विषय में पहले भी। एनायंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एनायंस होते हैं बच्चों ऐसे आयंस जो कि किसी ऐसे एलिमेंट से प्राप्त होते हैं जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है। लाइक सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। सोडियम के पास होते हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन, और पहले 10 इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट लेवल उसका कंप्लीट हो जाता है, और उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है 11वां इलेक्ट्रॉन, जिसको वो लूज़ करना चाहता है, राइट। इसीलिए कि जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1 का, ठीक है। तो जैसे यहाँ नीचे देखो बच्चों आप, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 281। तो पहले 28 वाले जो इलेक्ट्रॉन है उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक है, जो सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट उसमें होता है शेल में, और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर उसके ऊपर चार्ज आता है +1 का, तो वो बन जाता है Na+1। और ऐसे ही बच्चों क्लोरीन, उसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 287 क्लोरीन के पास, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने दिया है उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है -1 का, राइट। तो ऐसे ही बच्चों क्या हुआ कि जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na+1 अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl-1, तो क्या बना बच्चों, NaCl। और ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि बच्चों जितना प्लस चार्ज सोडियम के ऊपर है उतना ही माइनस चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। तो टोटल चार्ज NaCl के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था बच्चों कि हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना, और किसी के पास किसी एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक, तो वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, उसकी टेंडेंसी होती है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। ऐसे ही क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे अपना ऑक्टेट लेवल 288 करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि उसके पास जो उसकी वैलेंसी है क्लोरीन की वो -1 है। क्योंकि अगर हम देखें तो क्लोरीन को हम उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे उसके आउटर मोस्ट शेल में फिल किए जाते हैं, उसके पहले शेल में
जो क्लोरीन का जो पहला शेल होता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होते हैं। उसको अपना 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जो कि उसको सोडियम से मिलता है। इसीलिए बच्चों ये जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर हो जाता है Na+ और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर हो जाता है Cl-1 चार्ज, राइट। आगे देखो बच्चों, अब ये देखो बच्चों, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने उसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन के पास हो गए अब 18 और सोडियम के पास हो गए अब 10। और जो NaCl अब बना, देखो बच्चों ध्यान से, जो ये NaCl बना उसका टोटल चार्ज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज होकर ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। इसलिए NaCl एक न्यूट्रलाइज स्टेट में पाया जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो बच्चों अब यहाँ पर हम जानेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसी से पता चल जाएगा बच्चों, जो अभी एग्जाम्पल हमने सोडियम और क्लोरीन का देखा, द कंपाउंड formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप हमेशा याद रखिए कि आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी नॉन मेटल को देता है, किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो जो कंपाउंड उनके बीच बनता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड, और उसको दूसरी भाषा में बोलें तो वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, राइट। तो जो एग्जाम्पल अभी आपने सोडियम और क्लोरीन का देखा अभी, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड का ही एक एग्जाम्पल था। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने टॉपिक आपके लिए कवर किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब बच्चों इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके बाद जो भी कंसेप्ट है, जो भी कंटेंट आपका चैप्टर में है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में। पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या है, फिजिकल नेचर। जो आयोनिक कंपाउंड जो अभी आपने NaCl के अंदर भी देखा उसके बारे में ही इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है फिजिकल नेचर की। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, बहुत जल्दी टूट भी सकते हैं ये, ठीक है बच्चों। अगला देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें, जो भी ऐसे जो भी ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है जैसे NaCl, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखी कि दे आर सॉलिड एंड हार्ड, एंड सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह बेटा तीसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, सोल्यूबिलिटी, जनरली दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ये जो आयोनिक कंपाउंड वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ये बेसिकली पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि बच्चों इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, इनके बीच में आयोनिक एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब वो आप पानी में डालते हो ऐसे कंपाउंड्स को, तो पानी में ये अपने अपने आयंस को लूज़ करके दोबारा आयोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए ये पानी में घुल भी जाते हैं, राइट। लेकिन केरोसिन एंड पेट्रोल में ये सोल्यूबल नहीं होते। अगला एक प्रॉपर्टी इसमें और दे रखी है बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब बच्चों आप इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में इन कंपाउंड्स को डालते हो तो ये अपनी आयोनिक स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं नमक की बात करूँ तो नमक NaCl कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन जब इस NaCl को पानी में घोला जाता है तो जो नमक का घोल होता है उसके अंदर सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अपनी अपनी फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आयोनिक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। इसीलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक और कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों ने इस कंटेंट को अच्छे से देखा और समझने का प्रयास किया होगा।
बच्चों, जैसा अभी तक आप मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देखकर, वैसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बच्चों इस कंटेंट को भी आप समझने का अच्छे से प्रयास करोगे और जब भी आप एग्ज़ाम फेस करोगे तो बच्चों आप बहुत अच्छे से स्कोर करो। इसी शुभकामना के साथ बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का प्रयास किया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।